Hello everyone, welcome to Vidya Prakashan Mandir Private Limited. It's term 2 we are going to prepare. We are going to proceed with the third unit of accountancy, which you can see it on the board, and that is dissolution of the partnership firm. बच्चों, पहले वीडियोस में आपने एडमिशन पढ़ा था और फिर सेकेंड जब टर्म की आप तैयारी कर रहे थे उसके साथ ही आपने रिटायरमेंट किया, डेथ किया, यस। और ये सब करने के बाद अब पार्टनरशिप का जो लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है वो है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एक्चुअली होता क्या है कि पार्टनरशिप डीड एक टाइम के बाद एंड पे आती है, फर्म डिसॉल्व होती है। डिसॉल्व होने का क्या मतलब है कि अब हम फर्म के साथ या फर्म में काम नहीं करेंगे, पार्टनर्स गेट सेपरेटेड, सो दिस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, सेपरेट होने के कुछ रीजंस होते हैं और जब बंद हो रही है फर्म, डिसॉल्व हो रही है फर्म, तो उस टाइम पर कैसे पार्टनरशिप डीड या कैसे पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो वर्क करता है, यही हम डिस्कस करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तो फिर से मैक्स मार्क के साथ बने रहिए और मैक्सिमम मार्क्स को अप्रोच करते रहिए। आप बोर्ड पे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे, ये बेसिकली एक रोड मैप है। ठीक है, और इस रोड मैप में मैं आपको ये सिखाऊंगी या ये बताऊंगी कि जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं, फिर हमारे जो रिजर्व्स है उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, और जो हमारे कैश अकाउंट होता है उसके साथ हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक प्लेन स्लाइड लेती हूं और पहले मैं आपको कुछ चीजें बताती हूं जो बहुत जरूरी हैं इस चीज को शुरू करने के लिए। तो ये प्लेन स्लाइड लिया मैंने। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूं और फिर पीछे के साथ हम डिसोल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। जब हम एडमिशन करते थे या रिटायरमेंट करते थे या हम डेथ करते थे तो आपने देखा होगा बेसिकली हम 3 अकाउंट बनाते थे। यस, पहला अकाउंट बनाते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा हम बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा हम बनाते थे न्यू फर्म की बैलेंस शीट, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो यहां पर हम रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एडमिशन हो, यही 3 अकाउंट्स बनाते थे। लेकिन आज क्या होने वाला है? आज फर्म डिसॉल्व होने वाली, आज फर्म जो है वो खत्म होने वाली है। तो क्या हम रिवैल्यूएशन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि आज हम किसी भी एसेट और किसी भी लायबिलिटी को रिवैल्यू नहीं कर रहे, हम उसे खत्म कर रहे, रिलीज कर रहे, रियलाइज करेंगे। ठीक है, सेकेंड, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की देखिए, फर्म डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनर्स का कितना लेन है, कितना देन है, इन सारे अकाउंट्स की जरूरत है। बिल्कुल है, क्योंकि भाई पार्टनर ने अपना पैसा लगाया हुआ है, पार्टनर के रिजर्व फंड्स होंगे, पार्टनर अगर कोई एसेट लेके जा रहा है तो हमें उससे पैसा लेना भी है। तो इन सारी चीजों के लिए बिल्कुल हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की जरूरत है। ठीक, नेक्स्ट, अब आती है बात बैलेंस शीट की। जब फर्म ही नहीं है तो हम इस बैलेंस शीट का क्या करेंगे? हमें तब बैलेंस शीट की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि अब जब हम डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं और उन अकाउंट में हमें क्या क्या करना होता है, इन चीजों के लिए थोड़ा सा पीछे रिवाइज करना पड़ता है और तभी हम आगे समझ पाते हैं। ठीक, तो अभी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो ये बताई हैं कि जब एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट है, ये 3 अकाउंट है, तो अब डिसोल्यूशन में क्या होता है? ठीक है, सबसे पहला यहां पे बनता है रीवैल्यूएशन और यहां पे बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन, रिलीज्ड का मतलब हम किसी भी एसेट्स, किसी भी लायबिलिटीज को रिलीज कर रहे हैं, अब हम उसे खत्म कर रहे हैं, तो इसीलिए यहां पे क्या बनेगा?
रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सेकेंड आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में करते हैं। जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स खत्म कर रहे हैं इस पार्टनरशिप डीड को, उन सबका अकाउंट बनेगा। ठीक, और तीसरा, अब देखिए इस बैलेंस शीट की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगे। अब हम सारी एसेट्स को खत्म कर रहे हैं, सारी लायबिलिटीज को खत्म करें, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। जब हम किसी एसेट को बेच रहे हैं तो भी कैश आ रहा है, जब हम किसी लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ, एक तरफ आना और एक तरफ जाना, आना जाना। जब आना जाना चल रहा है तो यहां पे कौन सा अकाउंट बनेगा, सोचिए। पैसे को आप कहां ढूंढते हैं, पैसे कहां पे किया जाता है, पैसों के ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सही, इट विल बी कैश और बैंक अकाउंट। तो आई होप आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब हम डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म करेंगे तो हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं। एक है रियलाइजेशन अकाउंट, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा है कैश अकाउंट। ठीक, ये चीज थोड़ी समझाने की थी कि अभी हमें करना कैसे है, तो ये बात मैंने आपको समझा दी है। और इसी के साथ हम वापस आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे, जो हमारा रोड मैप है, जिसमें हमने आपको दिखा रखा है कि हम पार्टनरशिप फर्म के साथ कैसे डील करेंगे जब वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है। बोर्ड पे आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से, और आपको एक एक चीज क्लियर होगी। यहां पे अकाउंट प्रिपेयर्ड, रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। मैंने आपको यह टर्म नहीं बताया पार्टनर्स लोन अकाउंट। यह टर्म इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे और कहीं पे भी पार्टनर्स का लोन अकाउंट आता है तो यह कोई रियलाइजेशन में नहीं जाता, यह सेपरेटली बनाया जाता है। इसको सेपरेट बनाने का रीजन यह है क्योंकि पार्टनर सबसे पहला अपना पैसा ले लेगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को उधार दे रखा है तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले अपने पार्टनर का पैसा देना है, तो इसीलिए पार्टनर उसे अलग से ले लेता है और वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ना जाके वो डायरेक्टली जाता है आपका कैश अकाउंट में। इसके साथ भी हम डील करेंगे। ठीक है, अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज को रिलीज करते हैं। जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है, वो सारा का सारा कहां आ जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में आता है। रियलाइजेशन अकाउंट के आने के बाद जितने भी एसेट्स रिलीज होते हैं वो रियलाइजेशन से रिलीज होते हैं, और जितनी भी लायबिलिटीज को पे करते हैं वो भी हम रियलाइजेशन अकाउंट से ही रिलीज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने कैरी फॉरवर्ड किया ऑल एसेट्स और यहां पर हमने कैरी फॉरवर्ड किया ऑल लायबिलिटीज। सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटीज, ठीक है, वो हम कहां फॉरवर्ड कर देते हैं, वो हम फॉरवर्ड कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर हमने किसी को किसी भी चीज पे पेमेंट की है, देखिए पेड फॉर द लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, जितनी भी आपने पेमेंट पे की है तो आपको याद होगा, मालूम होगा, जर्नल एंट्री टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने उसके लिए कैश पे कर दिया। तो जितनी भी एक्सपेंसेस जब हम पे करते हैं तो वो आएगा इधर टू कैश में। पार्टनर्स को जब हम पे करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के बाद, या पार्टनर्स को कोई भी तरह की पेमेंट करते हैं तो भी वो इधर आता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब दूसरी तरफ अब हमें पैसा मिल रहा है। देखिए पेमेंट के लिए मैंने रेड पेन यूज किया है, और अब हम जब हमें पैसा रिसीव हो रहा है उसके लिए मैंने ग्रीन पेन यूज किया है। जब मिलता है पैसा किसी भी एसेट्स को रिलीज करने पे, कोई भी एसेट्स आप बेच रहे हो और आपको पैसा मिल रहा है तो वो बाय साइड आएगा, आप लिखोगे बाय कैश या बाय बैंक। ठीक है, और बाय पार्टनर्स अकाउंट अगर कोई पार्टनर उसको पेमेंट दे रहा है। ठीक है, कोई पार्टनर खरीद रहा है कोई चीज और पेमेंट दे रहा है या कुछ भी ऐसा है, या किसी का पेमेंट दे रहा है, वो मान लीजिए मिसेस बी का जो लोन है वो मिस्टर बी पे कर रहे हैं, तो उसका क्या ट्रांजैक्शन है वो भी यहीं पे आएगा। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी रियलाइजेशन में,
all assets, all liabilities, payment of all assets, all liabilities will be done in realization account. कोई भी प्रॉफिट होता है, कोई भी लॉस होता है, कुछ भी होता है रियलाइजेशन का, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, जैसे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता था. सेम वही ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में या प्रॉफिट रेशियो में. अब तो ओल्ड और न्यू का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक ही प्रॉफिट है, फर्म बंद हो रही है तो प्रॉफिट रेशियो में ही जाएगा. ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब आप देखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट. लोन विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट. देखिए, पार्टनर ने लोन दिया तो पार्टनर के लोन अकाउंट में आप किस तरफ शो करेंगे? क्रेडिट साइड शो करेंगे. ठीक है. लोन विल बी पेड आफ्टर द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज. लोन हम तब पे करेंगे जब हमारी सारी लायबिलिटीज पे हो जाएंगी, लेकिन ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा. प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलत करते हैं कि पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में डाल देते हैं. रियलाइजेशन में नहीं जाता, वो अलग से बनता है. नेक्स्ट है पे ऑफ बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री. अब इसकी एंट्री देखिएगा प्लीज ध्यान से. पार्टनर का लोन अकाउंट आप खत्म कर रहे हो. ठीक, यानी कि आप अपनी जो लायबिलिटी है उसे आप क्या कर रहे हो? उसे खत्म कर रहे हो. तो जब भी आप अपनी लायबिलिटी खत्म करते हो तो आप क्या करते हो? लिखते क्या हो? लायबिलिटी को डेबिट किया, लायबिलिटी टू कैश. अब इस लायबिलिटी का नाम क्या है? पार्टनर्स लोन अकाउंट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. यस, पार्टनर्स लोन अकाउंट को, लायबिलिटी को आप खत्म करोगे, डेबिट कर दोगे और टू कैश आप डाल दोगे. ये इसकी जर्नल एंट्री है. बच्चों, डिसोल्यूशन में जो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं वो जर्नल एंट्रीज पे भी आते हैं. और जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा बोर्ड है, इसके कई सालों से जो भी पेपर हुआ है उसमें डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस जर्नल एंट्री के फॉर्म में आते हैं. तो आपको जर्नल एंट्री की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कोई भी मार्क्स आप लूज ना करें. ठीक, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की तरफ. पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप देखेंगे तो सबसे पहला है करंट बैलेंस हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व्स और लॉसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द गेन्स टू द कैपिटल अकाउंट, मेक द फाइनल पेमेंट. मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड की बात थोड़ी सी बता देती हूं. आपको याद होगा कि जब हमने एडमिशन का टाइम किया था तो हमने 5 चीजें की थी. 5 चीजें हमेशा याद रखिएगा. डेथ के टाइम भी किया था और आपका जब रिटायरमेंट हुआ था तब भी किया था. 5 चीजें होती हैं हमेशा. एक होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा होता है जर्नल रिजर्व, तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, चौथा होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड. यस, और किसी भी तरह का कोई रिजर्व जो आपका उसमें होता है, और जो 5वां होता है अगर गुडविल होती है. यस, ये 5 चीजें होती हैं और जैसे ही ये हमें दिखती थी वैसे ही हम इसे किस में डाल देते थे? पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. आई होप आपको याद होगा. यस, ये 5 चीजें जैसे ही हमें बैलेंस शीट में दिखती थी हम इन्हें तुरंत किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. अब यहां पर आपको प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां पर कौन कौन सी चीजें जाएंगी. यहां पर का मतलब है कि जब हम रियलाइजेशन करते हैं तो कौन कौन सी चीजें जाती हैं हमारी रियलाइजेशन पे. ठीक, मैं उन्हें रेड पेन से मार्क कर रही हूं. अगर प्रॉफिट और लॉस किसी भी तरह का बैलेंस है वो बिल्कुल जाएगा रियलाइजेशन में. जाएगा? बताइए. नहीं जाएगा. बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो लॉस और प्रॉफिट किसका है? पार्टनर्स का है. तो दिस विल नॉट गो. इट विल गो वेयर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. जर्नल रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, ये भी कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. अब गुडविल है, रेज्ड है, तो फिर से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगी. अब बात आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और वर्कमैन कंपनसेशन फंड की. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा. प्लीज याद रखिएगा. क्यों जाएगा?
क्यों जाएगा? बिल्कुल इसलिए क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बिक रही होगी उस टाइम कोई भी लॉसेस है तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कवर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बात आती है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के ऊपर कोई किसी भी तरह की लायबिलिटी दी हुई है दी हुई, तो डेफिनेटली वो लायबिलिटी को आपको मतलब पे करना पड़ेगा और ये आपका किस में चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर? अगर कोई लायबिलिटी नहीं दी हुई है तो आप इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, गुडविल रेज्ड है तो फिर वो गुडविल जो रेज्ड होगी वो आपकी कहां जाएगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप उसे राइट ऑफ करोगे। इसमें बताओ भाई, फर्म बिक रही है और गुडविल रेज्ड है, गुडविल किस में जाएगी? रिलीज हो सकती है, नहीं हो सकती? गुडविल बिक सकती है, नहीं बिक सकती? बिल्कुल बिक सकती है। तो प्लीज याद रखिएगा, गुडविल जो है वो अगर रेज्ड है तो अब वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी, अब वो किस में जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। ये थोड़ी एक्सटर्नल चीजें होती हैं क्योंकि क्वेश्चंस इन पे आ जाते हैं और हमारे बच्चे को कई बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि इनमें हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहां हमारा लॉस हो सकता है, कवर हो सकता है, और कहां नहीं हो सकता, वो कैसे कवर नहीं होता। ठीक है, तो अब आपको ये पांचों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यह मैंने आपको बता दिया, करंट अकाउंट में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजर्व्स, लॉसेस, कैपिटल अकाउंट हो गया, रियलाइजेशन ऑफ द लॉस एंड गेन ऑफ द जो हमारा रियलाइजेशन से लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो दोनों का दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, जो भी होगा। फिर नेक्स्ट है, अब हमारा आता है कैश बुक, सॉरी कैश अकाउंट और या कैश और बैंक अकाउंट। हमें से कैश भी हो सकता है, बैंक भी। अब कैश और बैंक अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमारा बनता है टी फॉर्म में। ठीक है, यहां पे हम सारी एसेट्स उतार देंगे, यहां पर हम सारी लायबिलिटीज उतार देंगे। ठीक है, जैसे हमारा बनता है हम सारी चीजों को रिलीज कर देंगे और जैसे जैसे हमारे पैसे आते रहेंगे वैसे वैसे हम उनको देते रहेंगे। ठीक है, अब ये सब कराने के बाद अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्हें थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। भाई अब हमें अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सेटल करना है। जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सेटल करना है तो हमें क्या क्या चीजें देखनी है, ये हमें यहां पे देखना हो। ठीक, पेमेंट ऑफ लॉसेस, डिसोल्यूशन ऑफ एसेट्स। फर्स्ट इन पेइंग द डेब्ट्स ऑफ द फर्म, next in paying to each partner what is due to him, next is paying to each partner what is due to him on the account of the capital, reside to the divided in the profit and loss, that is profit sharing ratio. ये एक्चुअली बोल रहे हैं कि आपको ध्यान देना है इस चीज का, ये वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जैसे हमने बोला रियलाइजेशन में देते हैं, ये बिल्कुल वही चीज बोल रहे हैं जो अभी हमने बोला है। पेमेंट हमें कहां कहां करना है, जब हमें सारी लायबिलिटीज को पे करना है, पार्टनर्स को पे करना है, तो यहां पे हमें उन्हें पे करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑफ द एसेट्स, फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, पहले हमें वहां से सारा जो डिसोल्यूशन का एसेट्स है, हमारे जो प्रॉफिट्स है, पहले हमें उससे हमें सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, एट लास्ट बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअल इन देयर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें तीन तरीके से जब डिसॉल्व हो रही है देखना है, पहले आउट ऑफ प्रॉफिट, फिर आउट ऑफ कैपिटल और फिर उनके पर्सनल अकाउंट्स। ठीक, अब आ जाइए डिसोल्यूशन पे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन द इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यूज। Dissolution of the partnership, dissolution of the partnership among all the partners in the firm. इन्होंने भाई एक है हमारा पार्टनरशिप कंटिन्यू होगी और एक तब होगा जब पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, देख लीजिए प्लीज, यहां पे देखिए, यहां पे पार्टनरशिप हो रही है और यहां पे पार्टनरशिप फर्म हो रही है। इन दोनों केसेस पे अलग अलग डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशंस क्या हैं, ये कुछ आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं
जो आ सकते हैं। सबसे पहला है एक एग्रीमेंट होता है, एक सेकंड होता है कंपल्सरी, ये डिसोल्यूशंस के टाइप हैं बेसिकली। थर्ड होता है कंटीजेंसीज इफ द पार्टनर डीड सो प्रोवाइड, सेक्शन 42, डिसोल्यूशन बाय द नोटिस और डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। 40 सेक्शन 41, 42, 43, 44 ये हमारे 5 सेक्शंस हैं जिसकी वजह से हमारी फर्म डिसॉल्व होती है। हमारा एग्रीमेंट है कि भाई इतने टाइम तक ही करेंगे, डिसॉल्व हो गई। कंपल्सरी डिसोल्यूशन है कि होना ही होना है। फिर कंटीजेंसी हो गई है कोई पार्टनरशिप डीड में, तब भी हो सकता है। नोटिस मिला हो कोर्ट के थ्रू, तब भी हो सकता है। या कोर्ट ने किसी भी फर्म को ऑर्डर दिया हो कि आप अपने फर्म को डिसॉल्व करिए, तब भी हमें पार्टनरशिप डीड को या पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना होता है। क्लियर? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने एक रोड मैप दिखा दिया है कि कैसे हम वर्क करेंगे और कहां कहां जाएंगे। ठीक, अब इसी के साथ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और करते हैं और इसके साथ नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब आ गया डिसोल्यूशन, जो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं, आपको पता है, ताकि हमें एक थोड़ा सा पता चल जाए कि हमें कौन सा क्वेश्चन कैसे करने होंगे। ठीक, मीनिंग ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब आप सबको एक बात तो बहुत ही क्लियर हो गई होगी कि जब भी हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म। यही चीज लिखी है, द फर्म इज डिसॉल्व्ड, वाइंड अप। यस, जब फर्म वाइंड अप हो रही है तो वो हो गया डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अभी आपने पढ़ा था बिल्कुल यही चीज कि मोड्स क्या है डिसोल्यूशन के, तो अभी आपको याद होगा, बिल्कुल लास्ट वाली स्लाइड में पढ़ा है, सेक्शन 40, 41, 42, 43, 44 में। यस, यही चीज यहां पर है। ये सेक्शन 40, 41, 42, 43 एंड 43, 44 में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस आपके दिए हुए हैं और इन सेक्शंस के थ्रू ही हमारी फर्म जो है वो वाइंड अप हो सकती है। ये प्लीज एक बार इनको अंदर अगर आपके पास बुक है तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे तो इस पे ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन आ सकता है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारी फर्म किस किस बेसिस पे डिसॉल्व होती है। तो ये 5 बेसिस है, ये 5 मोड्स हैं, नॉट बेसिस, सॉरी, ये 5 मोड्स हैं जिनके बेसिस पे हमारा फर्म डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, नोटिस, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड डिसोल्यूशन ऑफ द कंटीजेंसीज। ठीक, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। लॉस को हमें कैसे ट्रीट करना है और हमें एसेट्स को कैसे अप्लाई करना है। दीज आर द 2 थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ओके, ये मैं क्लियर करती हूं और अब हम क्लियरिंग के साथ साथ आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर पहले मैं आपको की रियलाइजेशन की एंट्रीज कैसी होंगी उसके बारे में बताती हूं। उसका एक रीजन ये है क्योंकि हमारी एंट्रीज जो हैं वो हमारे बोर्ड में आती हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अकाउंट्स तो बनाने आते हैं पर उन्हें जर्नल एंट्री बनानी नहीं आती। तो जब कभी ऐसा मोड होता है तो उस टाइम पर इट इज बेटर कि हम सबसे पहले जर्नल एंट्री सीखें क्योंकि वही हमारा बेस होता है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा लेजर जर्नल बना रही हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको एंट्री सिखाने के लिए सिर्फ जर्नल। ठीक, अब जर्नल की शुरुआत हम कैसे करेंगे, अब जरा ये देखिए, और इस तरफ मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाती हूं। ये समझाने के लिए बना रही हूं, फिर ये क्वेश्चंस कैसे होंगे वो बताऊंगी। ये मेरी बैलेंस शीट है। ठीक, यहां पे मेरी पूरी लायबिलिटीज होती हैं, यहां पे मेरी पूरे एसेट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जर्नल है और अब इस जर्नल के थ्रू मुझे क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में सारी चीजें ट्रांसफर करनी है। तो
तो प्लीज आप कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए और कैसे अब हमारा होता है। देखिए, ये मेरी पूरी एसेट्स दी हुई हैं और अब इन सारी एसेट्स को मुझे कहां पे ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो मेरी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ठीक है, यहां पे लिखूंगी बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यस, एंट्रीज प्लीज कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं वो हमें कहां ट्रांसफर करनी है? वो हमें ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे सारी की सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर। ठीक है, सारी की सारी जब लायबिलिटी ट्रांसफर होती है तो नेक्स्ट एंट्री होती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर मैंने किया बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी भी एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया, जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन्हें ट्रांसफर कर दिया। तो सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज कहां ट्रांसफर हो गई? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब ट्रांसफर होने के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा? बिल्कुल एक ही, क्या कि अब हमारी जितनी भी एसेट्स है उन्हें रिलीज करो, मतलब बेचो, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन्हें पेमेंट करो। तो जब भी हम पेमेंट करते हैं किसी भी एसेट, जब भी हम लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो हमारा कैश जाता है, और जब भी हमारी कोई एसेट रियलाइज होती है तो हमारे पास कैश आता है। ठीक, तो अब देखिएगा, अब जब मेरे पास एसेट्स रियलाइज हो रही हैं तो मैं क्या लिखूंगी? बैंक, क्योंकि मेरे पास आ रहा है पैसा, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तब भी पैसा मैंने कहां लिखा? बैंक अकाउंट से रियलाइजेशन में। यहां लिखूंगी बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक, देखिए एसेट्स को पहले कहां ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन में, और फिर उन्हीं एसेट्स को मैंने क्या कर दिया? बेच दिया, और जब बेचा तो मेरे पास पैसा आया, वो पैसा भी कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। तो एंट्री आप देख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर? अब एसेट्स को तो हमने रियलाइज कर दिया, इसके बाद अब हमें क्या करना है? लायबिलिटीज को भी तो पे करना है। याद है, लायबिलिटीज को भी तो पे करना। आपको याद होगा कि भाई जब हम रियलाइज कर रहे हैं तो उस टाइम हम पेमेंट किस किस मोड से करते थे? सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्रॉफिट से करते थे, फिर हमने देखा कैपिटल से करते थे, और फिर पर्सनल अकाउंट में जाता था। यही तो करते थे, यही चीज इसमें भी करनी है। एसेट्स अब हमें जब उन्हें पेमेंट देना है तो हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और क्या लिखना है? बीइंग लायबिलिटीज पेड। ठीक है, आप यहां पर कर क्या रहे हो? अपनी लायबिलिटीज को पे कर रहे हो। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अब एक छोटा सा फिर से अकाउंट बना रही हूं यहीं पे, जर्नल। ठीक है, जर्नल है ये। यहां पर आपने सारी एसेट्स कर दिया, यहां पर आपने सारी लायबिलिटीज पे कर दिया। अब आपके पास रियलाइजेशन में क्या आएगा? या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। जब भी आपके पास प्रॉफिट आएगा तो आप क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर यहां लिखोगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट नीचे लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है ये लिखना, ताकि ये मालूम चलता रहे कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है, और जब अगर कभी लॉस हो गया तो क्या एंट्री होगी? उल्टी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स का कैपिटल है, प्लीज याद रखिएगा,
पार्टनर्स, यहां पे पार्टनर लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। अब देखिए ये ऐसे चलता है। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यस, एंट्री सीखनी बहुत जरूरी है, फिर से बोल रही हूं, क्योंकि इन्हीं एंट्रीज के बेसिस पे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इवन 5 का भी आ सकता है। 5 एंट्री पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड को तो बोर्ड तो कुछ भी पूछ सकता है। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी। एक बार आपके लिए और, सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दीजिए, सारी लायबिलिटी को किसमें ट्रांसफर कर दीजिए, रियलाइजेशन। ठीक है, जब एसेट्स रिलीज हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, बैंक ऊपर लिख दिया, जब लायबिलिटीज पे हो रही हैं तो बैंक नीचे लिख दिया। ठीक, तो भाई जब ऊपर लिखेंगे तो बैंक टू रियलाइजेशन होगा, और जब नीचे आएगा तो रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक, इसके बाद जितना भी प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किसमें बटेगा, प्लीज याद रखिएगा, बटने के लिए क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग करंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी में वो बटेगा। और जब लॉस आएगा यहां पे आप लिखोगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। खत्म। यहां तक आपका ये मेन कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री का, जो 3 से 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है, खत्म। ठीक, अब इसके साथ ये तो मैंने आपको एक आउटले दे दिया कि कैसे जर्नल एंट्रीज होती हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम कैसे इन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट में, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक, इसे मैं क्लियर करती हूं। आई होप आप प्लीज एक बार इसे नोट कर लीजिए। आपने वैसे भी आप कॉपी और पेन के साथ रेडी होंगे, इसे एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एंट्रीज हर जगह नहीं मिलती। ठीक है, ओके। आई होप अब आप लोगों ने कर लिया होगा इसे नोट, और अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, इसे क्लियर करती हूं। और अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी। प्लीज अपनी कॉपी और पेंसिल रेडी रखिए। ठीक, आप बोर्ड पे बिल्कुल देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीजें बनाई हैं। मैंने एक बैलेंस शीट बनाई है, मैंने यहां पर सारे एसेट्स लिखे हैं, और यहां पे मैंने लायबिलिटीज लिखी हैं, यहां पे मैंने कैपिटल लिखा है, यहां पे मैंने रिजर्व लिखा है। ठीक है, और यहां पे सारे एसेट्स लिख दिए हैं। और ये एक शॉर्ट मैंने लिया है ताकि मैं आपको सिर्फ समझा सकूं कि कैसे हम लोग पोस्टिंग करेंगे। ठीक, अब मेरे पास बैलेंस शीट अवेलेबल है, मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि बैलेंस शीट है और कौन सी चीज कितने में रियलाइज हुई है। हर चीज का पूरा एक क्वेश्चन अवेलेबल है, वो हम करेंगे भी। लेकिन अभी पोस्टिंग कैसे हो रही है ये थोड़ा सा समझाने का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता दूं, इसके बाद आप समझते रहिए। जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी की सारी यहां उतर जाएंगी। 2 एसेट्स, ये एसेट्स कहां उतर गई, यहां पे दिख रहा है। यस, अब यहां पे सिजर रूल चलेगा, मैं इसे सिजर रूल बोलती हूं। सिजर होती है ना, काटती है, वैसे ही यहां पे सिजर रूल चलता, उल्टा। जो एसेट्स हैं वो कहां उतर गई, 2 साइड पूरी उतर गई, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो यहां पे उतर जाएंगी। तो मैं यहां पे लिखूंगी बाय लायबिलिटी। आई होप ये बात क्लियर हो गई। देखिए सिजर रूल चल रहा है, थोड़ा मेरा एसेट्स अगर मैं इधर बैलेंस शीट बनाती तो आपको पूरी तरीके से नजर आ जाती, पर उधर मैक्स मार्क का वो टैग है इसलिए मैं नहीं बनाया। आप देख सकते हैं अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा
कि कैसे पूरी एसेट्स यहां उतर गई और पूरी लायबिलिटीज यहां उतर गई। डन, ठीक। अब एसेट्स और लायबिलिटीज को तो मैंने उतार दिया, अभी मेरे पास क्या बचा, कैपिटल का बैलेंस बचा, तो मैं कैपिटल के बैलेंस को यहां उतारूंगी, बाय बैलेंस बीडी, उतार दिया, ठीक। कैपिटल के बैलेंस को उतार दिया, डन। अब मेरे पास बचा रिजर्व, मान लीजिए जनरल रिजर्व है, मैंने क्या बोला था, जनरल रिजर्व क्या होगा, जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगी, बाय रिजर्व, ठीक, ठीक, लिख दिया, खत्म। अब भाई एसेट है, एसेट में मेरा कैश का बैलेंस होगा यहां पे, अब मैं कैश के बैलेंस को भी कहां उतार दूंगी, टू बैलेंस बीडी। सारी एसेट्स तो मैंने यहां उतार दी, जैसे डेटर हो गया, एग्जांपल ले रही हूं, डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, बिल्डिंग हो गया, ये सारी की सारी एसेट्स मैंने उतार दी यहां पे। लायबिलिटीज मैंने यहां उतार दी, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ठीक है, लोन हो गए, ठीक, सारी की सारी चीजें उतार दी। अब नेक्स्ट मोड आया सारी एसेट्स को रिलीज करने का। जब मेरी सारी एसेट्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगी तो मुझे क्या मिलने लगेगा, कैश। यस, तो मैं यहां लिखूंगी बाय कैश। अब मान लीजिए डेटर से मिला मुझे, बिल रिसीवेबल से मिला, मुझे इन्वेस्टमेंट से मिला, मुझे बिल्डिंग से मिला, इन सब से जितना भी पैसा आया मैंने यहां लिख दिया, ठीक। इसका जो टोटल है वो मुझे कहां लेके जाना है, मुझे वो लेके जाना है कैपिटल अकाउंट, सॉरी वो मुझे लेके जाना है कैश अकाउंट में। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगी, टू रियलाइजेशन, और क्या लिखूंगी, एसेट्स। ये सारा का सारा टोटल एसेट्स का मैं यहां पे लिख दूंगी। क्लियर, ये बात समझ में आई। देखिए एक ही जगह टोटल कर लीजिए, उसका रीजन मैं बताती हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में आप ही का टाइम सेव हो। आप इसको लिखेंगे फिर यहां पे भी टोटल करेंगे तो दो जगह टाइम वेस्ट होगा, तो इससे इट इज बेटर कि आप इन सब का टोटल यहां पे लिख लीजिए, ठीक। अब एसेट्स रिलीज हो गई, ऐसे मेरी लायबिलिटीज रिलीज होंगी, तो यहां से मेरा पैसा गया होगा, यहां पे मैं लिखूंगी टू कैश, जैसे मैंने क्रेडिटर को पे कर दिया, मैंने बिल्स पेबल को पे कर दिया, ठीक है, और मैंने लोन पे कर दिया, ये सारा का सारा फिर मैंने यहां टोटल लिख के यहां पे बाहर लिख दिया, और यहां पे भी कैश अकाउंट में क्या लिखूंगी मैं, बाय रियलाइजेशन, और यहां पे क्या लिखूंगी, लायबिलिटीज रियलाइज्ड, ठीक हो गया। एसेट्स हो गई, लायबिलिटीज हो गई। अब मेरा नेक्स्ट क्या आता है, अब मेरा आता है या तो प्रॉफिट या मेरा लॉस। इस तरफ आता है तो मैं लिखूंगी टू प्रॉफिट, देखिए मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, यहां पे टू प्रॉफिट है तो मैं ये कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दूंगी। यस, अब देखिए यहां से प्रॉफिट में यहां शिफ्ट करूंगी, फिर से वही बाय रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में लिखती हूं प्रॉफिट, ठीक। और अगर लॉस हुआ तो मैं यहां लिखूंगी बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, फिर से ये जो लॉस है यहां पे ये ट्रांसफर हो जाएगा यहां पे, ये लिखूंगी टू रियलाइजेशन, यहां लिखूंगी लॉस, ठीक। खत्म यहां तक बात। यहां तक आपको समझ में आ गया कि हम लोग यहां पे सिजर रूल अप्लाई कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं उसे हमें शिफ्ट करते रहना है। और अब हम क्या करेंगे, यहां पे मेरा बैलेंस आ जाएगा, देखिए टोटल करेंगे, टोटल के बाद मेरा यहां पे बैलेंस आ जाएगा। ये जो बैलेंस आएगा अगर इस तरफ बैलेंस आता है तो भी उसे कैश अकाउंट में भेजना है, और अगर इस तरफ आता है तो भी हमें कैश अकाउंट में ही भेजना होगा। अगर इस तरफ बैलेंस आता है तो हमें उसे पे करना होगा, ठीक है, और अगर इस तरफ बैलेंस आता है तो वो हमें पे करेगा। तो याद रखिएगा जब वहां पे आया टू कैश तो यहां पे आएगा टू कैपिटल अकाउंट, पेमेंट टू कैपिटल, ठीक। और अगर यहां तो आप यहां लिखोगे टू कैपिटल
ठीक, यहां पे आप उससे पैसा ले लोगे। होप आई एम क्लियर। ठीक, कैसे पता चलेगा हमारा क्वेश्चन सही है या गलत? ये इक्वेट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे बैलेंस शीट इक्वेट होती है वैसे ही जितना भी इनपुट है, जितना भी आउटपुट है कैश का, जब वो इक्वेट हो जाता है तो वहां पर आपका क्या हो जाता है? अकाउंट क्लियर हो जाता है और आप यहां तक कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हो। ठीक बच्चों, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे हम सीजर रूल के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, कैसे हम पेमेंट्स मेड कर रहे हैं, कैसे हम बता रहे हैं कैपिटल को पे करना है, कैसे अगर भाई कैपिटल अगर ओवरड्राफ्ट है तो डेफिनेटली वो लाएगा ही पैसा ना, तो कैपिटल वहां पे पैसा ले आएगा। ठीक, यहां तक आप जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए ताकि आपको रियलाइजेशन के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के और कैश अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ठीक है, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और जिसमें हम एक कुछ मेजर एंट्रीज और करेंगे जो आपके बोर्ड में आती। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फिर आपको सेकेंड वीडियो के साथ हम डिसोल्यूशन की सेकेंड वीडियो के साथ हम मिलते हैं।